Welcome back friends, this is Deepali More and welcome to our educational platform on Online Reader YouTube channel. So friends, here this is the session for you, child development, that means बाल विकास. यस फ्रेंड्स, इससे पहले हमने अपनी जो भी सभी शिक्षक भर्तियां हैं उसको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए यहाँ पे हमने जो है मनोविज्ञान या यूँ कहें कि मनोविज्ञान से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स बनते थे आपके पेपर के सिलेबस के अकॉर्डिंग उन सभी को हमने डिस्कस किया. मनोविज्ञान को डिस्कस किया, दैन अभी हम बाल विकास डिस्कस कर रहे हैं. इसके बाद हम शिक्षा मनोविज्ञान, इसी तरीके से जो आपके मनोविज्ञान की जो चीज़ें हैं, जो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी चैप्टर्स हैं, उन सभी को यहाँ पर हम वन बाय वन सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे. सो आप सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की, केवीएस की, स्टेट लेवल चाहे यूपी टेट, एमपी टेट, बिहार टेट, हरियाणा टेट, किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हो स्टेट लेवल की, एंड उसके साथ रीट राजस्थान के जो टेट हैं या फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड, जो इन सभी शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं या अदर जो भी कोई शिक्षक भर्ती जिसमें आपके बाल विकास या मनोविज्ञान सब्जेक्ट के रूप में होता है, तो आप सभी इस सेशन को फुल्ली अटेम्प्ट करें. एंड हाँ फ्रेंड, अपने उन सभी दोस्तों के साथ भी हमारे सेशन को शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं. तो फ्रेंड्स, सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए. अगर सेशन से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई इशूज है, कोई सजेशन, तो आप हमें नीचे कमेंट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं. एंड हाँ फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, बाल विकास. और बाल विकास में जो डिस्कस करेंगे तो बाल विकास का परिचय सबसे पहले हम देखेंगे. उसके साथ साथ में उसकी परिभाषाएं जो विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिकों ने बाल विकास पर अपनी अपनी धारणाएं दी, अपने अपने विचार व्यक्त किए, क्या पंक्तियां कहीं, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर हम देखेंगे. एंड फ्रेंड्स, उसके बाद में हम क्या देखेंगे, उसी के साथ साथ में अभिवृद्धि और विकास, क्योंकि बाल विकास कहीं ना कहीं जो है अभिवृद्धि से संबंधित है. और ये जो है विकास जो है किसका होता है, बालकों का होता है. तो बाल विकास के इस पॉइंट को हम यहीं से स्टार्ट करते हुए आगे की ओर चलेंगे. सो फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जो फ्रेंड्स सेशन पर या चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. एंड हाँ फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर दें, जैसे कि जो भी आपके फ्रेंड्स हैं वो भी हमें ज्वाइन कर सकें, ताकि अगली जो शिक्षक भर्तियाँ हैं, चाहे टीचिंग एग्ज़ाम सीटेट का हो चाहे सुपर टेट का हो, तो उन सभी में आपकी अच्छी तैयारी, आप अच्छी स्कोरिंग कर सकें. एंड हाँ फ्रेंड्स, ये हमारा सेशन नंबर 25. इससे पहले ऑलरेडी हमने 24 सेशंस ओवर कर चुके हैं. तो उन सभी सेशंस को आप ज़रूर अटेंड करें. प्लेलिस्ट में जाके, प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से भी. एंड अगर आप चैनल पर विजिट करके वीडियोज़ में प्लेलिस्ट में आप वहाँ से सारी चीज़ें अटेम्प्ट कर सकते हैं. एंड हाँ फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ आप हमें अनअकैडमी पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर. अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर फ्रेंड्स आपको 430+ वीडियोज़ मिलेंगे आपके सभी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड. कहाँ पर, अनअकैडमी पर, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर. तो फ्रेंड्स, आप हमें वहाँ पर दीपाली मौर्य के नाम से फॉलो कर सकते हैं. किस नाम से, वहाँ पर आप हमें दीपाली मौर्य के नाम से क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं. जैसे कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी कंटेंट हैं, यहाँ के साथ साथ में आपको उस प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल होती रहेंगी. सो फ्रेंड्स, कम टू द पॉइंट, लेट्स नाउ स्टार्ट सेशन को स्टार्ट करते हैं. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे, बाल विकास या बाल मनोविज्ञान क्या होता है. दोनों ही सेम चीज़ें हैं, बाल विकास कह सकते हैं या इसको आप बाल मनोविज्ञान कह सकते हैं, दोनों ही पॉइंट्स सेम है. अब फ्रेंड्स, जहाँ पर विकास की बात आती है, यहाँ पर बाल विकास की बात की जा रही है, और जहाँ पर अगर विकास की बात आती है तो उसका कोई ना कोई स्टेज होगा, कोई ना कोई अवस्था होगी जिसमें विकास होगा. तो विकास जो है कई अवस्थाओं से होता है, और वो अवस्थाएं कहाँ से कहाँ तक की चलती हैं वो हम आपको बताते हैं. तो जैसे कि अगर हम बाल विकास बात करें तो बालकों का विकास मतलब कि बालक के का ही विकास. तो बालक, एक जब बच्चा गर्भ में आता है वहाँ से ही उसकी विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और वो बालक होता है. गर्भावस्था में आने पर क्या होता है, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इन 4 स्टेजों से जो बालक गुजरता है. इसके बाद के भी स्टेज होते हैं, ऐसा नहीं कि इसके बाद के स्टेज नहीं होते हैं, लेकिन जब बालक इन 4 स्टेजों तक रहता है तो ये सारे स्टेज इसके बाल विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं. यूँ कहूँ कि जब एक बालक गर्भावस्था, यूँ कहूँ जीरो,
दिन का या 0 टाइम का होते हुए जब वो गर्भ में धारण करता है गर्भ को, एंड देन उसके बाद में जन्म लेता है, तो शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। किशोरावस्था के अंत या यूँ कहें कि प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ तक की जो अवस्था होती है वो बाल विकास के अंतर्गत आती है। तो इसकी अगर हम टाइम ऑफ ड्यूरेशन देना चाहें बाल विकास की, तो वो क्या हो जाएगी, 0 से लेकर 18 वर्ष। कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, आपकी हो जाएगी 0 से लेकर 18 वर्ष हो जाएगी। तो 18 वर्ष जो है ये किशोरावस्था का अंतिम समय है, या यूँ कहें कि प्रौढ़ावस्था जो होती है, प्रौढ़ावस्था का आपका प्रारंभिक अवस्था हो जाएगी ये। इज़ दैट क्लियर? मैं आशा करती हूँ चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। आइए आगे हम बात करते हैं कि आप एक एक पॉइंट, इसकी एक एक बिंदु को हम अच्छे तरीके से, इसके विकास के जितने भी पक्ष होते हैं और विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिकों का क्या इस अवस्था में, सभी अवस्थाओं में क्या योगदान था, काफ़ी डीपली हम अच्छे तरीके से इसको समझेंगे। तो फ्रेंड्स, सेशन अगर अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्या कर दें, आप सभी सेशन को लाइक ज़रूर कर दें। क्या कर दें, लाइक कर दें। एंड हाँ फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो फ्रेंड्स, सेशन को लाइक ज़रूर कर दें नीचे, एंड सेशन को शेयर कर दें। कोई डाउट हो, कोई इशूज हो, कोई सजेशन हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आइए आगे बात करें कि क्या है बाल विकास। अब बाल विकास की यथा जहाँ बात की जा रही है, तो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के बालकों का अध्ययन, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी लेक्चर में बताया, समझाया कि गर्भावस्था दैट मीन्स 0 से लेके आपके 18 वर्ष, मतलब किशोरावस्था का अंतिम वर्ष है, यहाँ तक ये होता है। ये क्या होता है, बाल विकास का काल होता है। अब फ्रेंड्स, विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक आए, इसमें एक मनोवैज्ञानिक और आए थे जिनका नाम था बर्क महोदय। बर्क महोदय ने भी इसके विषय में काफ़ी कुछ कहा, लेकिन उसके साथ साथ में इन्हीं के ही काल में पेस्टालॉजी आए। कौन आया, इन्हीं के ही काल में पेस्टालॉजी जो है महोदय आए। ये बर्क कहाँ के थे, ये फ्रेंड्स स्पेशली आपके अमेरिका के थे। कहाँ के थे, स्पेशली आपके अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, और इन्हीं के ही काल में पेस्टालॉजी महोदय आए। और पेस्टालॉजी महोदय जो थे, क्या उन्होंने क्या किया, वैज्ञानिक अध्ययन किया। सबसे पहले जो है वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया, तो पेस्टालॉजी महोदय ने किया। जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले कौन आया था, मतलब बर्क महोदय आए थे, उन्होंने इस पर अपनी धारणा व्यक्त की थी। लेकिन पेस्टालॉजी महोदय ने सबसे पहले क्या किया, वैज्ञानिक अध्ययन किया। और वैज्ञानिक अध्ययन किया, इसके साथ में इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, ये कहाँ का है, आपका अमेरिका के हैं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके जो शिक्षक भर्तियां हैं, टीचिंग एग्ज़ाम्स जो होते हैं, उसमें मल्टीपल टाइम कौन से मनोवैज्ञानिक कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनका पहला प्रोफेशन क्या था, पहले कौन सा व्यवसाय वो करते थे, तो ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो विशेषली स्पेशली रूप से आपके जो फैक्चुअल क्वेश्चंस के रूप में आ जाते हैं, तो उसको ध्यान में रखिएगा। तो इन्हीं के समय में कौन आए, पेस्टालॉजी महोदय आए, और इन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो है वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया। और उसमें क्या किया कि ये 3.5 वर्षीय इनका एक पुत्र था, पेस्टालॉजी महोदय का ही 3.5 वर्षीय इनका एक पुत्र था। इन्होंने क्या किया, उसी पर ही अध्ययन किया, और उस अध्ययन को इन्होंने अपनी एक पुस्तक में प्रकाशित भी किया, जिस पुस्तक का इन्होंने नाम रखा, क्या रखा, बेबी बायोग्राफी। क्या रखा, बेबी बायोग्राफी। इन्होंने इस नाम से जो है एक बाल विकास की पुस्तक निकाली, और इस पुस्तक में इन्होंने स्पेशली अपने 3.5 वर्षीय जो इनका पुत्र था उस पर इन्होंने जो अध्ययन किया था, जो इन्होंने प्रयोग किया था, वैज्ञानिक प्रयोग, उसको इन्होंने इसमें दर्शाया था। आगे क्या है, बर्क महोदय ने क्या कहा, अगर बात आती है कि सबसे पहले मनोवैज्ञानिक अध्ययन किसने किया, वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किसने किया, तो ये भी आपका पेस्टोलॉजी आएगा। एंड मल्टीपल टाइम पेपर्स में, सीटेट्स वगैरह में, आपके केवीएस में ये भी चीज़ें पूछी जाती हैं कि किसने या किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर, किस पर, 3.5 वर्षीय अपने पुत्र पर अध्ययन किया था, तो भी आपके ये पेस्टोलॉजी महोदय ही आएंगे। कौन आएगा, पेस्टोलॉजी महोदय आएंगे, क्योंकि ये सारे पेपर में आए हुए हैं, इसलिए हम आपको इसको रिवीजन करा रहे हैं। आगे है बर्क महोदय। अब बर्क महोदय ने क्या कहा कि बाल विकास या बाल मनोविज्ञान जो है, इसको परिभाषित सबसे पहले किसने किया था, तो बर्क महोदय ने किया था। जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले तो बर्क महोदय आए थे, उन्होंने परिभाषित किया था। बर्क महोदय अमेरिका के थे, और इन्होंने सबसे पहले बाल विकास को या बाल मनोविज्ञान को
परिभाषित किया था। लेकिन योग्यताएं कहाँ पर बढ़ गई, क्या चीज़ें क्या कुछ चीज़ों को, क्या कुछ परिभाषाओं को, धारणाओं को ज़्यादा मान्यता मिली। इस वजह से पेस्टोलॉजी महोदय को ज़्यादा मान्यता मिली। क्यों? क्योंकि पेस्टोलॉजी महोदय ने उसको डायरेक्ट वैज्ञानिक ढंग से उसका अध्ययन किया, जिसका क्लेरिफिकेशन बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों के सामने निकल के आया। इसलिए पेस्टोलॉजी महोदय की धारणाएं कुछ जो है काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो गई और इनकी धारणाएं नीची पड़ गई। लेकिन अगर बात की जाती है कि बाल विकास या बाल मनोविज्ञान को सबसे पहले परिभाषित किसने किया था, तो वो किया था आपके बर्क महोदय ने। मैं आशा करती हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आगे बात करते स्टेनले हॉल महोदय। तो स्टेनले हॉल महोदय ने ही बाल विकास या बाल मनोविज्ञान पर ही क्या किया था, सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया था। मतलब कि ये भी चीज़ें, ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि बाल विकास या बाल मनोविज्ञान पर प्रश्नावली का निर्माण किसने किया था, तो किसने किया था, आपके स्टेनले हॉल महोदय ने किया था। मैं आशा करती हूँ पॉइंट्स आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो रहे होंगे। तो स्टेनले हॉल महोदय ने क्या किया था, प्रश्नावली विधि का निर्माण किया, जिसमें बालकों के व्यवहार से संबंधित चीज़ें, उससे संबंधित जो शब्द थे वो प्रश्नावली के रूप में तैयार की गई और प्रकाशित की गई। किसके द्वारा? हॉल महोदय के द्वारा। किसके द्वारा? स्टेनले हॉल महोदय के द्वारा। और फ्रेंड्स, इसी समय में एक और मनोवैज्ञानिक आए जिनका नाम था क्रो एंड क्रो। कौन आया? इसी समय में एक और मनोवैज्ञानिक आए जिनका नाम था क्रो एंड क्रो। और इन्होंने तो यहाँ तक कि कह डाला कि जो ये काल है, जो ये समय है, क्या 20वीं शताब्दी का, मतलब 20वीं शताब्दी का ये जो काल है, ये जो समय है, किसका है? बालकों का काल है। मतलब कि पेपर में ये भी पूछा जाता है कि 20वीं शताब्दी का काल किसको कहा गया है, मतलब किसने कहा है, तो 20वीं शताब्दी का काल आपके क्रो एंड क्रो महोदय ने कहा है। चीज़ें समझ पाए आप? तो मैं आशा करती हूँ मनोविज्ञान की जो डिफिनीशन थी बाल विकास की, कहाँ से उत्पत्ति हुई, किसने इसका अध्ययन किया, कैसे किया, ये सारे कुछ पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। तो इससे कुछ जो है बेसिक से क्वेश्चंस निकल के आ जाते हैं, स्पेशली आपके स्टेनले हॉल महोदय पे। प्रश्नावली विधि का निर्माण किसने किया, ये परिभाषित सबसे पहले मनोविज्ञान को किसने किया या बाल विकास को किसने किया, तो बर्क महोदय ने। एंड सबसे पहले इस पर जो है वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया, मनोवैज्ञानिक अध्ययन किसने किया, तो वो किया था आपके जो है पेस्टोलॉजी महोदय ने। एंड इसके साथ साथ में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3.5 वर्षीय पुत्र पर जो है अध्ययन सबसे पहले किसने किया, या बेबी बायोग्राफी जो है पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके निकल के इसमें से आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप मल्टीपल टाइम रिपीट करके देखिएगा, आपको ऑलरेडी लर्न हो जाएंगी। आप इसकी नोट्स भी बना सकते हैं, जिसके थ्रू आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से कंटेंट क्लियर होते रहेंगे। आइए अब आगे बात करते हैं हम, क्या है वृद्धि एवं विकास। क्या है? वृद्धि एवं विकास। अब जहाँ पर बात की जा रही, सबसे पहले बात आई किसकी? वृद्धि की, देन विकास की। तो सबसे पहले हम वृद्धि को देखते हैं और नंबर 2 पे हम विकास को देखते हैं। फिर दोनों में क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, दोनों को ही हम यहाँ पे देखेंगे। तो फ्रेंड्स, जो भी फ्रेंड्स नए हैं, तो फ्रेंड्स सेशन को शेयर ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि इसी तरीके की अच्छी अच्छी जो है चीज़ें, नॉलेज की फुल चीज़ें आपके पेपर के लिए यहाँ से आपको डिलीवर होती रहेंगी। आइए आगे बात करें, क्या है अभिवृद्धि। अब अभिवृद्धि, इसका क्या तात्पर्य होता है, इसका मतलब क्या होता है? तो अभिवृद्धि का मतलब सीधा सा होता है बढ़ना। बढ़ना मतलब वृद्धि होना, जैसे कि 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। इस तरीके से कोई भी चीज़ें 1 थी, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई, फिर 4 हुई, 5 हुई, तो ये क्या हो रही है? इंक्रीजिंग हो रही है, बढ़ रही है। तो ये क्या है? बढ़ना। इसका सीधा सा तात्पर्य है, मतलब कि बालकों के कोशिकाओं में बढ़ोतरी, बालकों के कोशिकाओं में वृद्धि। एक बालक 1 वर्ष की अवस्था में इतना बड़ा होता है, लेकिन जब वह 5 वर्ष की अवस्था में होता है तो वो इतना बड़ा हो जाता है। एंड जैसे ही वह 10 वर्ष का होता है, वो कितना बड़ा हो जाता है? वो इतना बड़ा हो जाता है। तो ये क्या है? इस तरीके से इसकी कोशिकाओं में क्या हो रही? वृद्धि हो रही है, मतलब कोशिकाओं में बढ़ोतरी देखी जा रही है। शारीरिक पक्ष, वो शारीरिक कोशिकाओं में वृद्धि होना, शारीरिक पक्ष में भी वृद्धि होना, सेम बात है। एकांकी है, अभिवृद्धि जो है वो क्या है? आपका एकांकी है, या यूँ कहें कि एक पक्षीय होता है। एक पक्ष मतलब कि शारीरिक पक्ष में ही केवल इसकी वृद्धि होती है।
सर्वांगीण विकास नहीं होता, सर्वांगीण वृद्धि नहीं होती। वृद्धि केवल एक पक्ष में होती है, वो भी किस पक्ष में? संख्याओं में या शारीरिक रूप से वृद्धि देखी जा सकती है। आगे बात करें कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और भार में वृद्धि होती है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया 1 वर्ष का बालक इतना बड़ा है, 2 वर्ष का हो जाएगा इतना बड़ा हो जाएगा, 3 वर्ष का हो जाएगा वो कितना बड़ा हो जाएगा? इतना बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं इसकी लंबाई और क्या है, इसकी चौड़ाई और इसकी भार में अंतर देखने को मिलेगा। सपोज दैट ये 1 केजी का है, ये 5 केजी का है एंड ये 10 केजी का है। तो इस तरीके से क्या है, ये आपकी चीज़ें अभिवृद्धि कहलाती है, ना कि विकास कहलाएंगे। अभी हम विकास के बारे में डिस्कस करेंगे एंड जब हम दोनों को कंबाइन करेंगे, दोनों में क्या समानताएं हैं, क्या अंतर है, तो आपको दोनों ही चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। स्पेशली मोस्टली फ्रेंड्स लोगों को अभिवृद्धि और विकास में अंतर नहीं समझ में आता। वो अभिवृद्धि और विकास को दोनों में वो काफ़ी कन्फ्यूज़न में रहते हैं एंड उल्टा का पुल्टा करते हैं, इसका उसमें मिला देते हैं, उसका उसमें मिला देते हैं। बट ये गलत है, आपके पेपर में क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। तो इससे रिलेटेड काफ़ी जो क्वेश्चंस है सीटेट में डीपली क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरेटिकल टाइप के, सेंसुअल क्वेश्चन आते हैं पेडागोजी के। तो उन सब तरीके के पेडागोजी के क्वेश्चंस जो बनेंगे वो इसी सब टॉपिक से उठाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आपकी हेल्प करेंगी। आगे बात करें संख्या या संख्यात्मक मात्रा, मतलब कि अभिवृद्धि जो है संख्या में वृद्धि होना, मैंने बताया संख्या में वृद्धि होना या संख्यात्मक या मात्रा में वृद्धि होना। मतलब कोई चीज़ें जैसे कि ये 1 केजी का पहले था, फिर 5 केजी का हुआ, फिर 10 केजी का हो गया, तो ये क्या है, इसकी मात्रा में वृद्धि हो रही है। और संख्या में वृद्धि कहाँ हो रही है? इस संख्या में जैसे कि कोई चीज़ें अगर हम 1 लिया, फिर हमने 2 लिया, फिर हमने 3 लिया, फिर हमने 4 लिया, तो ये इस तरीके की संख्याओं में वृद्धि होती है, तो वो भी आपकी क्या है, वृद्धि कहलाएगी, अभिवृद्धि कहलाएगी। फिर है निश्चित समय होता है, अभिवृद्धि का निश्चित समय होता है। व्यक्ति जैसे बालक है उसका बढ़ने की एक अवस्था होती है, उस अवस्था के बाद में उसकी ग्रोथिंग जो सिस्टम है वो क्या होती है, स्टे हो जाती है, रुक जाती है। जैसे बालक अगर शैशवावस्था में है तो उसमें क्या होता है, वृद्धि काफ़ी तेज़ी से होता है। बाल्यावस्था में आया, वृद्धि कुछ ठहर सी जाती है। फिर जैसे ही वो किशोरावस्था में जाता है उसकी वृद्धि फिर क्या है, अपनी तीव्रता पर आ जाती है। लेकिन प्रौढ़ावस्था तक आते आते क्या होता है, उसकी जो वृद्धि होती है, अभिवृद्धि जो होती है, वो एक जो अपने ठहराव पर आ जाती है और उसके बाद में जीवन पर्यंत वो वृद्धि उसी पर ठहरी रहती है। मतलब कि यूँ कहें कि ना के बराबर वृद्धि होती है। लेकिन अगर विकास कहें तो वो विकास जो है जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक, जन्म से लेकर मृत्यु के पर्यंत तक चलती रहती है। कैसे, आगे बताते हैं हम आपको। विकास जो है फ्रेंड्स, ये क्या है, विकास जो है कार्य क्षमता को दर्शाता है। जैसे कि मैंने बताया कि अभिवृद्धि जो है मात्रा में बढ़ोतरी, मतलब बढ़ना किसी चीज़ का। कोई चीज़ 1 थी, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई, फिर 4 हो गई, तो ये क्या है, इसकी मात्रा में या इसकी जो है शारीरिक विकास में, शारीरिक जो वृद्धि है वो बढ़ रही है। लेकिन विकास का मतलब है कि कार्य क्षमता में वृद्धि होना। मतलब कि 1 वर्ष का बालक है तो वो 1 किलो का वज़न नहीं उठा पा रहा, लेकिन जैसे ही वो 5 साल का होता है वो 2 किलो का वज़न उठा लेता है। जैसे ही वो 10 जो है साल का होता है वो 5 किलो का वज़न उठा लेने लगता है। तो इस तरीके से ये क्या है, ये जो नंबरिंग है ये क्या है, अभिवृद्धि है। लेकिन जो इसकी कार्य की जो क्षमता में वृद्धि हो रही है कि पहले वो 1 केजी उठाता था, फिर 2 केजी उठाने लगा, फिर 5 केजी उठाने लगा, तो ये क्या है, ये इसका विकास है। मतलब कार्य क्षमता में इसकी क्या हो रही है, बढ़ोतरी देखी जा रही है। आगे बात करते हैं कि जो विकास है ये जन्म से मृत्यु तक, मतलब जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी है, जीवन पर्यंत चलने वाली यह प्रक्रिया मानी जाती है। कौन, आपका विकास। आगे बात करें कि यह संवेगात्मक, नैतिक, मानसिक और शारीरिक, इन सभी पक्षों में क्या होती है, इसकी जो है वृद्धि देखी जाती है। मतलब विकास जो है, विकास संवेगात्मक पक्ष में भी होता है, नैतिक पक्ष में भी होता है, मानसिक पक्ष में भी होता है और शारीरिक पक्ष में भी होता है। लेकिन अभी जैसे कि मैंने आपको बताया जो है अभिवृद्धि वाले पॉइंट पर कि जो है वृद्धि जो है, अभिवृद्धि जो है वो केवल एक पक्ष में होती है। किस में होती है, वो भी शारीरिक पक्ष में। मतलब केवल एक पक्ष में होती है, वो भी केवल शारीरिक पक्ष में होती है, ना कि अदर किसी में। चीज़ें समझ पाएँ आप। तो
जो अभिवृद्धि होती है वो केवल एक पक्ष होती है, एकांकी होती है, केवल शारीरिक पक्ष में वृद्धि होती है। लेकिन जो विकास होता है, ये विकास आपके सभी वर्गों में देखने को मिलता है। संवेगात्मक, नैतिक, मानसिक, शारीरिक, इन सभी पक्षों में विकास देखने को ये आपके मिलता है। आगे है क्षमता में वृद्धि, मतलब कि विकास जो है वो क्षमता में वृद्धि को हम कहते हैं, या कार्य क्षमता को। मतलब कि अगर इंग्लिश में हम बात करें तो क्या कहते हैं, कैपेसिटी। मतलब कि क्या है, किसी की कैपेसिटी में क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा, प्लस हो रहा है। मतलब किसी की कैपेसिटी बढ़ रही है तो वो क्या हो जाएगी, आपकी संख्या में वृद्धि। मतलब कि संख्या में या उसके, एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ, संख्या में क्या है, संख्या में या और गुणात्मक। मतलब कि विकास जो होता है वो संख्या और गुणात्मक दोनों होता है। मतलब कि संख्या में तो वृद्धि हो ही रही है, उसके साथ साथ में गुणों में भी वृद्धि देखने को मिल रही है। तो ये पक्ष क्या हो जाएगा, आपका विकास का पक्ष हो जाएगा। लेकिन अगर हम अभिवृद्धि की बात करें तो अभिवृद्धि के पक्ष में केवल किसमें ग्रोथ हो रही थी, किसमें बढ़ोतरी हो रही थी, केवल संख्या में बढ़ोतरी हो रही थी। लेकिन विकास में संख्या के साथ साथ में गुणात्मक वृद्धि भी हो रही है। कैसे, आइए हम आपको बताते हैं। जैसे कि ये हमने बताया कि ये 1 वर्ष का बालक है। कितने वर्ष का, 1 वर्ष का बालक है। यही ये 5 वर्ष का बालक है, और यही ये कितने वर्ष का हो जा रहा है, ये 10 वर्ष का बालक हो जा रहा है। अब फ्रेंड्स, संख्या मतलब कि पहले तो ये क्या था, 1 वर्ष का बालक था, फिर ये 2 वर्ष का हुआ, फिर ये जो है पहले ये 1 वर्ष का था, फिर ये 5 वर्ष का हुआ, फिर ये कितने वर्ष का हो गया, 10 वर्ष का हो गया। तो ये क्या है, इसकी संख्या में वृद्धि हो रही है। किस में हो रही है, इसकी संख्या में वृद्धि हो रही है। मतलब इसकी जो आयु बढ़ रही है, इसकी आयु की संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि देखने को मिल रही है। लेकिन यही अगर हम गुणात्मकता की बात करें कि यह 1 वर्ष का जो बालक था, यह 1 केजी का वज़न नहीं उठा पा रहा था। यह 1 केजी का वज़न नहीं उठा पा रहा था। लेकिन इसी के विपरीत ये 5 वर्ष का जब हुआ, यही बालक जब ये 5 वर्ष का हुआ तो ये क्या, कितने किलो वज़न, ये 3 किलो वज़न उठा लेने लगा। कितने किलो, यह 3 किलो वज़न उठा लेने लगा। देन उसके बाद में जब यह 10 वर्ष का हुआ तो यह 5 केजी का वज़न आसानी से उठा लेने लगा। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी गुणों में वृद्धि देखी गई। ये क्या हो जाएगी, ये वृद्धि इसके गुणों की वृद्धि हो जाएगी। मैं आशा करती हूँ पॉइंट्स आपको इजी वे में क्लियर हो रहे होंगे। आइए आगे बात करें। जीवन पर्यंत विकास जो है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ जो है इस पॉइंट्स पे मैंने आपको क्लियर किया था, जन्म और मृत्यु वाले, कि मतलब कि जो विकास है वो जन्म से लेके मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो सेम भाषा में यहाँ भी आ जाएगा कि यह जो है ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जब एक बच्चा गर्भ धारण करता है तो उसकी विकास की प्रक्रिया वहीं से स्टार्ट हो जाती है, और वो जब तक मरता है उसकी मृत्यु तक वो प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहती है। तो मैं आशा करती हूँ पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं क्या है अभिवृद्धि और विकास। क्या है अभिवृद्धि और विकास, इसमें हम कुछ तुलनात्मक अध्ययन करेंगे जिससे कि ये पॉइंट्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एंड सारी चीज़ें जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपको क्लियर हो जाएं। तो फ्रेंड्स, जो भी फ्रेंड्स नए हैं तो फ्रेंड्स सेशन को शेयर करिए दोस्तों साथ में। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या है अभिवृद्धि और विकास। तो अभिवृद्धि क्या है, अभिवृद्धि होती है संकीर्ण, अभिवृद्धि होती है संकीर्ण। लेकिन जो विकास होता है, विकास व्यापक होता है। संकीर्ण कैसे, अभिवृद्धि संकीर्ण कैसे होती है, मतलब कि अभिवृद्धि जो है मैंने कि बताया कि यह एक अवस्था तक ही होती है। मतलब कि जैसे कि बालक 0 से 18 वर्ष या 20 वर्ष का हुआ, या 22 से 25 वर्ष का हुआ, तो ये 22 से 25 वर्ष के आज तक आते आते इसकी जो वृद्धि है, इसकी जो ग्रोथ है वो क्या हो जाती है, स्टे हो जाती है, रुक जाती है। लेकिन विकास जो है, विकास मैंने बताया आपको कि गर्भधारण से लेके जीवन पर्यंत मृत्यु तक जो है विकास चलता रहता है। इसलिए क्या है, ये जो है ये एक व्यापक प्रक्रिया है। विकास जैसे कि मैंने बताया कि कैपेसिटी, क्षमताओं में वृद्धि, प्रत्येक स्टेज पर मतलब कि 300 जो साल के जो 365 दिन होते हैं, हर एक दिन बालक की कैपेसिटी में वृद्धि होती, हर दिन उसका क्या होता है, विकास होता है। लेकिन वृद्धि की बात करें तो वो वृद्धि एक स्टेज, एक उम्र तक ही होती है।
मतलब उसके बाद उसका जो शारीरिक जो विकास है वो रुक जाता है, लेकिन जो मानसिक विकास होता है वो मानसिक विकास कंटिन्यू चलता रहता है। तो संकीर्ण और व्यापक का अर्थ आप समझ पाए। संकीर्ण दैट मीन्स क्या होना, उम्र में उसकी जो हाइट है, लंबाई है, चौड़ाई है, भार है, वो जो है उसमें वृद्धि होना वो एक उम्र तक ही होती है। लेकिन उसकी क्षमताओं में वृद्धि हर एक दिन, हर एक वर्ष उसकी क्षमताओं में वृद्धि, जब तक वो मरता है, जन्म से लेकर जब तक उसकी मृत्यु होती है तब तक हर एक दिन, हर क्षण उसकी कैपेसिटी में वृद्धि, वो नई नई चीज़ें सीखता है। तो उस प्रकार से उसकी नई नई क्रिएटिविटी, रचनात्मकताएं, जो उसका मानसिक विकास है वो हर दिन जो है नया तरीके से होता रहता है। तो ये क्या है, अभिवृद्धि जो है संकीर्ण होती है और जो आपका विकास है वो क्या होता है, व्यापक होता है। आगे है अभिवृद्धि निश्चित समय तक होता है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि अभिवृद्धि जो है वो एक निश्चित समय तक, एक निश्चित आयु तक ही होती है। अभिवृद्धि मतलब भार में, लंबाई में, चौड़ाई में वृद्धि होना, बढ़ना बालकों का, वो क्या है, एक निश्चित समय तक ही होता है। लेकिन विकास जो है जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब कि विकास जो है वो क्या होना, उसकी मानसिक कैपेसिटी, उसकी क्षमताओं में क्या होना, बढ़ोतरी होना, वो चीज़ें क्या है, जीवन पर्यंत चलती रहती हैं। लंबाई, चौड़ाई, भार में वृद्धि होना, तो लंबाई, चौड़ाई और भार में वृद्धि होना क्या है, अभिवृद्धि है। लेकिन कार्य क्षमता में वृद्धि होना, कैपेसिटी में जो है वृद्धि होना, कोई व्यक्ति आज एक काम कर ले रहा, कल 2 काम कर ले रहा, परसों 5 काम कर ले रहा, तो ये क्या है, इसकी कैपेसिटी में वृद्धि हो रही है। तो ये क्या है, इसकी क्षमता है। 1 घंटे काम कर रहा, फिर 2 घंटे, फिर 5 घंटे, इसी तरीके से उसकी कैपेसिटी बढ़ रही है। तो ये क्या है, ये इसके लिए विकास का काम कर रही है। नेक्स्ट है अभिवृद्धि मतलब मात्रा प्लस संख्या होती है, मतलब संख्यात्मक होती है। अभिवृद्धि जो है मात्रात्मक होती है और संख्यात्मक होती है। लेकिन विकास की अगर हम बात करें तो गुणों प्लस संख्या, मात्रा या संख्यात्मक या गुणात्मक होती है। मतलब गुणों में वृद्धि होती है, उसके साथ साथ में संख्याओं में भी वृद्धि होती है। चीज़ें समझ पाएँ। अभी मैंने ऑलरेडी आपको पहले वाली स्लाइड्स में ऑलरेडी डिफाइन किया था कि जो अभिवृद्धि होती है वो क्या है, मात्रा और संख्या, मतलब दोनों में वृद्धि होती है। मतलब मात्रात्मक होती है वो 1 kg, 2 kg, 4 kg, ग्राम, लीटर, 2 लीटर, ये चीज़ें क्या है, मात्रा हैं। और संख्या मतलब 1, 2, 3, 4, इस तरीके से, मतलब कि नंबर ऑफ जो इंक्रीजिंग होती है वो क्या होती है, अभिवृद्धि होती है। लेकिन कैपेसिटी ऑफ इंक्रीजिंग वो आपका विकास हो जाता है। मतलब कि गुणों में, क्वालिटी में, गुणवत्ता में वृद्धि हो रही है, वो चीज़ें क्या है, आपकी विकास के अंतर्गत आ जाएंगी। अभिवृद्धि में विकास निहित नहीं होता है और विकास में वृद्धि निहित होती है। यस फ्रेंड्स, अभिवृद्धि जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो है मात्रा और संख्या, मात्रा में वृद्धि या संख्या में वृद्धि ही क्या हो जाती है, आपकी अभिवृद्धि हो जाती है। लेकिन मात्रा और संख्या के साथ साथ में उसकी गुणों में वृद्धि आपके विकास दर्शाती है। तो यही इसीलिए इस धारणा को देखते हुए हम कह सकते हैं कि अभिवृद्धि में विकास निहित नहीं होता है, लेकिन विकास में अभिवृद्धि निहित होती है। कैसे, कोई बालक बढ़ रहा है तो उसके बढ़ने के साथ साथ में उसकी कैपेसिटी बढ़ रही है, ये हम अनुमान नहीं लगा सकते। लेकिन किसी की अगर कैपेसिटी बढ़ रही है तो क्या है, उसकी वृद्धि में अनुमान हम लगा सकते हैं, कह सकते हैं कि वो बढ़ रहा है, अब उसकी वृद्धि हो रही है। लेकिन अगर उसकी कैपेसिटी में वृद्धि नहीं हो रही और केवल डायरेक्ट वो व्यक्ति केवल उसका मानसिक विकास, शारीरिक विकास केवल होता जा रहा है, मानसिक विकास नहीं हो रहा है, तो हम उसको जो है अभिवृद्धि में विकास सम्मिलित नहीं मानेंगे। ये चीज़ें अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। ये सारे पॉइंट्स बहुत बेहद इम्पोर्टेंट हैं, मल्टीपल टाइम फैक्चुअल डाटा के रूप में एंड आपके पेडागोजी सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। आगे है बाह्य स्वरूप में, मतलब अभिवृद्धि जो होती है वो केवल बाह्य स्वरूप में जो है वृद्धि होती है। जैसे कि एक बालक इतना बड़ा सा था, उसकी सर इतना बड़ा था, उसका धड़ इतना बड़ा था, हाथ इतने बड़े थे, पैर इतने बड़े थे, तो ये है क्या है, बाह्य रूप में परिवर्तन। लेकिन जब वह ये 1 वर्ष का था, जब वह क्या होता, 5 वर्ष का होता, तो उसका जो मुख होता है इतना बड़ा हो जाता है, धड़ इतना बड़ा हो जाता है, पैर इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, हाथ इतने बड़े बड़े हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये इसके किसमें वृद्धि हो रही है, बाह्य स्वरूप में ये वृद्धि देखने को मिली। तो ये क्या है, बाह्य स्वरूप में वृद्धि। लेकिन आंतरिक और बाह्य दोनों में वृद्धि क्या है, विकास है आपका। मतलब 1 साल का बालक जो है 1 किलो का वजन नहीं उठा पा रहा है, तो ये क्या है, आप इसके
आंतरिक स्वरूप का इसका विकास नहीं हुआ है। मतलब 1 वर्ष के बालक में जो उसका आंतरिक विकास है वो नहीं हुआ, केवल बाह्य विकास हो गया है। लेकिन जब वो 5 वर्ष का हो जाता है वो बालक, तो क्या है, वो 2 केजी का वजन उठा लेने लगता है। तो क्या है, उसके बाह्य संरचना के साथ साथ में उसकी आंतरिक संरचना का भी विकास हो गया होता है। इस धारणा से हम ये पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। आगे है शारीरिक पक्ष में परिवर्तन। मतलब कि अभिवृद्धि जो है वो केवल शारीरिक पक्ष में वृद्धि होती है। इतना बड़ा है, फिर क्या हो गया, इतना बड़ा, मतलब इसका शरीर इतना बड़ा हो गया। ये क्या है, इसका शारीरिक पक्ष में परिवर्तन। लेकिन विकास जो है वो सभी पक्षों में परिवर्तन से होता है। सभी पक्षों में परिवर्तन, दैट मीन्स शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास, मतलब चौमुखी विकास देखने को मिलता है विकास में आपके। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे है मापा या तौला जा सकता है। किसको, अभिवृद्धि को मापा या तौला जा सकता है। 1 वर्ष का बालक है, इसका जो वज़न है, इसका जो माप है वो कितना का है, सपोज दैट 5 केजी का ये है। लेकिन जब यह 10 वर्ष का हो जाता है और 10 वर्ष की अवस्था में इसका जो वज़न है वो 20 से 25 किलोग्राम का हो जाता है। तो ये क्या है, हम माप करके इसकी अभिवृद्धि चेक कर सकते हैं। लेकिन विकास जो है इसका सीधा मापन संभव नहीं है, या इसको हम सीधे रूप से माप नहीं सकते। हम नहीं अनुमान लगा सकते कि किसी बालक की मानसिक क्षमता की, संवेगात्मक क्षमता की, या इसकी जो आंतरिक जो कैपेसिटी है वो कितनी है कार्य करने की। बस हर एक बालक, हर एक व्यक्ति की जितनी कैपेसिटी वो जागृत होता है, जितनी ज़रूरत होती है वो उतना ही यूज़ करता है। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि उसके अंदर और भी कैपेसिटी नहीं है। एक 20 वर्ष के बालक में आईएएस टॉप करने की कैपेसिटी होती है, लेकिन कभी कभी एक 35 वर्ष तक का व्यक्ति, प्रौढ़ व्यक्ति भी क्या है, आईएएस टॉप नहीं कर सकता या आईएएस की परीक्षा नहीं निकाल सकता। और एक 20 वर्ष का बालक जो है वो क्या कर सकता है, आईएएस जो है निकाल सकता है। उसकी कैपेसिटी है, भले ही उसकी एज नहीं हुई है, लेकिन क्या है, उसकी कैपेसिटी तो हो गई है। एक कैपेसिटी के आधार पर वह ये परीक्षा बीट कर सकता है। चीज़ें समझ पाएँ आप। आगे बढ़ते हैं। आइए हम इसको और भी अच्छे तरीके से ग्राफ के मॉडल से क्लियर करते हैं। हर तरीके से हम आपको अभिवृद्धि और विकास के क्लियरिफिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें आप अच्छे तरीके से, बहुत ही जो है डीपली जाके सारी चीज़ें आप समझ पाए, हम यही कोशिश करते हैं। आइए अब आगे बात करते हैं क्या है। जैसे कि अगर हम जीवन के प्रारंभिक दिनों की बात करें, कब, जीवन के अगर हम प्रारंभिक दिनों की बात करें तो अभिवृद्धि बहुत ही तेज़ी से होती है। कैसी होती है, अभिवृद्धि बहुत ही तेज गति से होती है। कितनी होती है, बहुत ही अधिक होती है। और उस समय विकास की अगर हम बात करें तो विकास क्या होती है, विकास बहुत ही कम होती है। मतलब कि अगर ये 70% है तो ये कितना हो जाएगा, ये 30% रहेगा। कुछ ये अनुपात बनता है इसका अभिवृद्धि और विकास का, कब, जीवन के प्रारंभिक दिनों में, या यूँ कहें कि गर्भावस्था या शैशवावस्था के दिनों में। आगे बात करें, अगर यही जीवन के अंतिम समय की बात करें, प्रौढ़ावस्था के बाद की अगर हम बात करें, कब की, प्रौढ़ावस्था की अगर हम बाद की बात करें, जब एक व्यक्ति फुल्ली मैच्योर हो जाता है तो उस समय जो ये ग्राफ है ये विकास का ग्राफ बन जाता है। मतलब विकास उसमें बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, 70%। और जो ये 70 to 80% हम कह सकते हैं, 70 to 80% हम कह सकते हैं कि उसका जो विकास है वो इस स्टेज पर या इस ग्राफ पर पहुंच जाता है। लेकिन अगर वहीं हम अभिवृद्धि की बात करें तो अभिवृद्धि 20 to none, मतलब कि 20% या ना के बराबर की वृद्धि देखी जाती है। कब, जीवन के प्रारंभिक और जीवन के अंतिम, ये दोनों का ग्राफ है। आइए आगे बात बताते हैं आपको कि ये जो इस दोनों के ग्राफ का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। इफ़ेक्ट ये पड़ता है कि ये दोनों ही, आप सोच रहे होंगे दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, क्या हैं, दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट है। आप यही सोच रहे होंगे दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हैं, बट नहीं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। हम अभिवृद्धि और विकास को एक दूसरे के विपरीत नहीं कर सकते। ऊपर की लाइन में मैंने आपको जो क्लियर किया कि अभिवृद्धि में जो है विकास सम्मिलित नहीं होता है, लेकिन विकास में अभिवृद्धि सम्मिलित होता है।
तो यही धारणा को, इसी पॉइंट को हम यहाँ पे क्लियर करते हुए ये बताना चाहते हैं कि जीवन के प्रारंभिक दिनों और जीवन के अंतिम दिनों में जो ये ग्राफ है अभिवृद्धि और विकास का, तो ये नहीं दर्शाता कि अभिवृद्धि और विकास जो है एक दूसरे के विपरीत हैं, बल्कि क्या है, ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं। क्यों? क्योंकि विकास में अभिवृद्धि मौजूद होती है। चीज़ें समझ पाएँ आप तो लाइक कर दीजिएगा एंड अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए आगे बात करें हम, आगे क्या है। अब बात करते हैं हम अभिवृद्धि एवं विकास के कुछ प्रमुख सिद्धांत की। किसकी? अभिवृद्धि और विकास के कुछ प्रमुख सिद्धांत की। क्या क्या है सिद्धांत, आइए देखते हैं। तो अगर हम सबसे पहले सिद्धांत की बात करें, क्या है? सततता का नियम या निरंतरता का नियम। किसका? सततता का नियम या निरंतरता का नियम। तो सततता और निरंतरता के नियम में अगर हम बात करें तो अभिवृद्धि और विकास के कुछ प्रमुख नियम में, तो विकास जो है वो निरंतर चलती रहे, मतलब कि सतत चलती है। विकास जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब भी बालक जन्म से जीरो अवस्था मतलब गर्भावस्था में धारण करता है, तब से लेकर मृत्यु तक जो है उसकी क्या है, विकास चलती रहती है। उसकी हर एक क्षण, मतलब कि जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने भी दिन वह जीवित रहता है, जितने भी डेज वह कंप्लीट करता है अपने जीवन काल के, उस दिन के हर एक क्षण में क्या हुआ है, उसका विकास होता है और उसकी अभिवृद्धि होती है। चीज़ें समझ पाए आप? जीवन के हर एक क्षण, हर एक पल, हर एक घंटे में उस बालक के अंदर अभिवृद्धि भी होती है और विकास भी होती है। यही है इसका सततता का नियम या निरंतरता का नियम। ऐसा नहीं है कि कोई भी बालक अगर आज 1 वर्ष का है तो वो क्या है, 1 वर्ष का है तो वो इतना बड़ा है, और 1 वर्ष का होने पर इतना बड़ा है, और जब वह 2 वर्ष का हो जाता है, मतलब कि 2 वर्ष का हुआ तो 2 वर्ष तक होते होते उसमें विकास नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही आज रात्रि बीती, कल दूसरे दिन की सुबह हुई, तो वो 2 वर्ष का हुआ और एकाएक उसके अंदर क्या होगा, विकास हो गया। वो इतना बड़ा था, एकाएक एक ही रात में वो इतना बड़ा हो गया। तो ऐसा तो होता नहीं। 1 वर्ष से 2 वर्ष के बीच में जो 365 दिन होते हैं, इन 365 दिनों के हर एक दिन में, हर एक क्षण में, हर एक घंटे में उसकी वृद्धि और विकास क्या है, मौजूद होते, मतलब उसके अंदर वृद्धि और विकास होते रहते हैं। मतलब अपनी अपनी कला के आधार पर, अपनी अपनी स्टेज के आधार पर अभिवृद्धि और विकास हर एक दिन, हर एक क्षण जो है डेवलप करते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। चीज़ें समझ पाए आप? ये था इसका निरंतरता का नियम या सततता का नियम। एक अवस्था आ जाने पर अभिवृद्धि ठहर जाती है, रुक जाती है, लेकिन विकास ऑनवर्ड चलता रहता है। अब आगे बात करेंगे हम व्यक्तिगतता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, मतलब व्यक्तिगतता के सिद्धांत में क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। संसार में जितने भी प्राणी हैं, समथिंग जितने भी करोड़ व्यक्ति, जितने भी अरब, मिलियन, ट्रिलियन जितने भी व्यक्ति हैं, हर एक व्यक्ति में क्या है, व्यक्तिगत रूप से भिन्नता पाई जाती है। हर एक व्यक्ति की सोच, हर एक व्यक्ति के कार्य करने का ढंग, उसके मौजूदा जो उसके अंदर जो कैपेसिटी है, जो उसकी क्वालिटी है, हर एक व्यक्ति की क्या होती है, अलग अलग होती है। यही है क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। आगे हम बात करेंगे परिमार्जितता का नियम। अब परिमार्जितता का नियम क्या है कि अभिवृद्धि और जो विकास है वो क्या की जाती है, अर्जित की जा सकती है। अभिवृद्धि और विकास को क्या है, अर्जित किया जा सकता है। कैसे, आइए बताते हैं। तो परिमार्जितता का नियम जो है वो क्या ये बताता है कि अभिवृद्धि है और जो विकास है वो हमारे वातावरण के आधार पर, मतलब कि हमें जिस प्रकार का वातावरण प्राप्त होता है उस वातावरण के आधार पर हम विकास को और अभिवृद्धि को दोनों क्या कर सकते हैं, दोनों को अर्जित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम दोनों को अर्जित कर सकते हैं। और इसमें सबसे अहम भूमिका क्या निभाती है, सबसे अहम भूमिका निभाता है वातावरण। ये है परिमार्जितता का मीनिंग। परिमार्जितता मतलब अर्जित करना, किसी चीज़ का अर्जन करना, सीखना। तो वातावरण के आधार पर वृद्धि और जो विकास है दोनों ही प्रभावित होती है, और विकास को हम अर्जितता के माध्यम से जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हम सीख सकते हैं, एब्जॉर्व कर सकते हैं। आगे बात करें तो आ जाएगा समान प्रतिमान का नियम। अब समान प्रतिमान का नियम क्या होता है, तो समान प्रतिमान का नियम मतलब कि
प्रत्येक बालकों में, प्रत्येक जो है जीव प्राणी है, उन सभी में अभिवृद्धि और जो विकास होता है वो उनके प्रतिमान के आधार पर होता है। अब काफ़ी कुछ दोस्त सोच रहे होंगे कि प्रतिमान क्या होता है, आइए बताते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, ये एक मनुष्य है, ये एक हाथी है। तो मनुष्य और हाथी, इन दोनों क्या है, शरीर की बनावट और जो इनका जो आकार विकार है, ये सभी क्या है, अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य, ये मनुष्य प्रजाति का है, हाथी ये जानवर प्रजाति का है। तो कहीं ना कहीं इसमें ये डिफरेंस है। और इस डिफरेंस होने के नाते इसके जो बच्चे होंगे, मनुष्य का बच्चा जन्म लेने पर इतना बड़ा होता है, लेकिन हाथी का बच्चा जन्म लेने पर इतना बड़ा होता है। 1 वर्ष बीतते बीतते इस मनुष्य का बच्चा इतना बड़ा हो जाता है, लेकिन इस हाथी का बच्चा इतना बड़ा हो जाता है। कैसे? अब आप कह सकते हैं कि 1 वर्ष का बालक मनुष्य का इतना बड़ा होता है और 1 वर्ष का हाथी का बालक इतना बड़ा होता है, ये कैसे? तो यही है फ्रेंड्स परिमाण, जो है समान प्रतिमान का नियम। मतलब कि जो जिस जाति का होता है, जो जिस वंश का होता है, उसमें अभिवृद्धि और विकास उसी वंश को प्रभावित करते हुए ही होता है। मतलब जिस वंश से वो बिलोंग करता है, उसी वंश के अनुपात में, उसी वंश से संबंधित उसको अभिवृद्धि और विकास होता है। जैसे कि क्या है, जैसे कि फ्रेंड्स एक गाय है, क्या है, जैसे कि एक गाय है, और गाय का जो बछड़ा होता है जब जन्म लेता है तो वो इतना बड़ा रहता है। लेकिन चूहा है, चूहा और चूहे का बच्चा जब जन्म लेता है तो इतना बड़ा सा रहता है, छोटा सा। गाय का बच्चा 1 वर्ष में क्या हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है। लेकिन चूहे का बच्चा बहुत ज़्यादा इतने बड़े से इतना बड़ा हो पाता है, कुछ इस अनुपात में। तो ये क्या है, यही है समान प्रतिमान का नियम। मतलब कि गाय ये दूसरी जिस प्रजाति का, जिस वंश का है, उसमें उस वंश के आधार पर उसके प्रतिमान के नियम होंगे। लेकिन चूहा जिस वंश का है, जिस प्रजाति का है, उसमें उसकी प्रतिमान के आधार पर वृद्धि भी होगी और विकास भी होगा। चीज़ें समझ पाए आप? आगे बात करते हैं। अभिवृद्धि और विकास प्राणी के प्रतिमान के अनुसार होते हैं, ऑलरेडी मैंने बताया। चक्राकार प्रगति का नियम या प्रवृत्ति का नियम। अब चक्राकार प्रगति का नियम या प्रवृत्ति का नियम क्या है? तो ये बताती है, ये स्टेटमेंट ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो व्यक्ति में जो विकास है, जो अभिवृद्धि है, वो एक सीधी सरल रेखा में ना हो करके, मतलब कि सरल रेखा में नहीं होती है। किसी भी व्यक्ति में जो विकास है या अभिवृद्धि जो है, एक सरल रेखा में नहीं होती, बल्कि क्या होती है, इस तरीके से राउंडिंग राउंडिंग होती है। मतलब कि इस तरीके से बढ़ती घटती रहती है। प्रवृत्ति मतलब उसकी चक्राकार प्रवृत्ति की होती है। कैसे, आइए बताते हैं। चक्राकार प्रवृत्ति मतलब ऐसे ऐसे, जैसे कि एक बालक यहाँ जन्म लेता है तो इतना बड़ा रहता है, लेकिन जन्म के बाद ही जैसे ही वह 6 माह का होता है तो 6 माह पर वो इतना यहाँ पहुँच जाता, मतलब वो कुछ उसका विकास होता है, अभिवृद्धि होती है। लेकिन जैसे ही वो 1 वर्ष, मतलब 6 वर्ष के बाद में 1 वर्ष तक क्या होती है, उसकी जो विकास है और जो उसकी वृद्धि है वो ठहरती रहती है, मतलब ठहर जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर, तो इस तरीके से जो ये चक्राकार जो ये प्रवृत्ति बनती है, किसकी? चक्राकार ये जो प्रवृत्ति बनती है आपकी, ये फिगर जो ये बनता है, ये जन्म के समय था, ये 6 वर्ष पर होने पर, इतने 6 माह होने पर ये कुछ इतना जो है इसमें वृद्धि भी होती है, विकास भी होता है। लेकिन जब वो 6 माह से 1 वर्ष तक की इस अवस्था में फिर यह विकास और यह वृद्धि स्टे हो जाती है, ठहर जाती है। देन उसके बाद में जैसे ही फिर 1 वर्ष के बाद में क्या है, 2 वर्ष की अवस्था तक फिर ये प्रोग्रेस करता है, अभिवृद्धि और विकास में इसकी वृद्धि होती है। फिर ये क्या है, 3 वर्ष की अवस्था में फिर इसकी वृद्धि जो है ठहर जाती है। तो ये बताने की कोशिश कर रहा है ये ग्राफ कि जो व्यक्ति में, जो बालक में जो विकास होता है वो बढ़ता और रुकता रहता है। मतलब कि एक अवस्था में वो बढ़ता है, फिर रुक जाता है, फिर बढ़ता है, फिर रुक जाता है, फिर बढ़ता है, फिर रुक जाता है। तो इस तरीके से होते होते इसका ये ग्राफ बन जाता है। मतलब कि चक्राकार होता है, बढ़ता है फिर स्टे हो जाता 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 है। तो इस तरीके से ये ग्राफ चलता है। मतलब कि बालक का विकास रेखीय ना होकर के कैसा होता है, चक्राकार होता है। आगे बात करते हैं। एक महोदय आए थे, हरलाख महोदय। कौन आया था? एक हरलाख महोदय आए थे और उन्होंने तो अपनी कुछ अलग ही धारणा व्यक्त की। उन्होंने क्या धारणा व्यक्त की? हालांकि ये जो आपको डिफिनीशन मैंने बताया था, ये वाली,
ये डिफिनीशन या ये परिभाषा किसी एक विशेष प्रॉपर व्यक्ति ने नहीं कही थी, ये आपके मनोविज्ञान के सिलेबस में है। ये विकास पेपर में आया भी हुआ है, लेकिन इसकी एक मेन धारणा है कि इसको किसने कहा था, इसको हरलाक महोदय ने ही कहा था। और हरलाक महोदय ने क्या बताया, आइए जानते हैं। इन्होंने कहा कि मनुष्य का जो जीवन है वो एक घंटी की आकृति के समान होता है। चक्राकार तो होता ही होता है, लेकिन इन्होंने उस पर कोई ध्यान ना देते हुए इन्होंने अपनी ही एक अलग धारणा व्यक्त की, और इन्होंने क्या बताया कि मनुष्य का जो जीवन होता है एक घंटी के समान होता है। चीज़ें ध्यान रखिएगा, ये पेपर में पूछा जा सकता है कि ये स्टेटमेंट किसने कहा था या किसने बताया था। तो मनुष्य का जो जीवन होता है एक घंटी की आकृति का होता है। जैसे एक घंटी का अगर ये सिरा हम पकड़ते हैं और इस सिरे से ये उठता हुआ एक घंटी बढ़ता है, और युवावस्था में आने के बाद में, किशोरावस्था के आने के बाद में ये क्या होता है, ये फिर घट जाता और घट के आके अपने ही अवस्था में स्थिर हो जाता है। तो इस तरीके से जैसे ये घंटी है वो क्या होती है, यहाँ से बढ़ती हुई जाती है, फिर यहाँ पर इस किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था के स्टेज में ये ठहर जाती है, एंड देन उसके बाद से फिर जो है उसी स्टेज पे धीरे धीरे घटती हुई हमारे मृत्यु तक आते आते, जहाँ पर हम जिस अवस्था में हमने जन्म लिया था तो वहाँ पर जो हमारी कैपेसिटी, जो हमारी कल्पनाएं थी, वही कल्पनाएं कहीं ना कहीं मृत्यु तक आते आते बन जाती हैं। ये किसने बताया था, हरलॉक महोदय ने बताया था, घंटी के आकार का। दूसरा सिद्धांत था समन्वय का सिद्धांत। अवृद्धि और विकास में शारीरिक जो और मानसिक जो विकास होते हैं उसमें समन्वय स्थापित करना। मतलब कि जब हम अगर अवृद्धि की बात कर रहे हैं तो केवल हम शारीरिक पक्ष को देख रहे हैं वृद्धि के आधार पर, लेकिन अगर हम विकास की बात कर रहे हैं तो विकास में कहीं ना कहीं शारीरिक और मानसिक दोनों ही पक्षों को हमें देखना पड़ रहा है। तो शारीरिक और मानसिक इन दोनों ही विकासों में क्या है, इन दोनों को ही सिद्धांतों में हमें समन्वय स्थापित करना है। मतलब कि जिस उम्र में जितने हमारा विकास हो रहा है उसके साथ साथ में हमारी जो वृद्धि हो रही है, हमें उसके साथ में हमें जो है कॉम्बिनेशन बना के चलना चाहिए। ये चीज़ें आपकी समन्वय का सिद्धांत डिफाइन करती है। आगे अगली कड़ी में अगर हम बात करें सामान्य से विशिष्ट की ओर, मतलब कि जो अभिवृद्धि और जो विकास है वो कैसा होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। सामान्य से विशिष्ट मतलब कि बालक पहले 1 सीखता है, फिर 2 सीखता है, फिर 3 सीखता है, फिर 4। मतलब कि पहले तो वो सीधी एक रेखा 1 बनाना ही सीखता है, फिर थोड़ा सा ये घुमा के, फिर कुछ और ज़्यादा घुमा के, फिर और कुछ ज़्यादा घुमा के, इस सब तरीके से वो पहले एक सामान्य सी चीज़ों को सीखता है, और फिर देन उसके बाद क्या करता है, वो विशिष्ट की ओर बढ़ता है। पहले वो 1 घंटे कार्य करता है, फिर 2 घंटे, फिर 3 घंटे, फिर 4 घंटे। इस तरीके से उसकी सामान्य से विशिष्ट की ओर, मतलब उसके कार्यों में, उसकी क्षमताओं में वृद्धि होती है, उसकी क्षमताओं में वृद्धि देखने को मिलती है। आगे क्या है, आगे है निश्चित पूर्व कथनीय नियम। अब निश्चित पूर्व कथनीय नियम क्या है, इसमें 2 पार्ट हैं। मतलब कि निश्चित पूर्व कथनीय नियम को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। किन किन भागों में वो बताते हैं हम आपको, कि मस्त बोध कथनीय नियम पहला तो है। मतलब कि आपने अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा, मल्टीपल टाइम आया है मस्तकाधोन्मुखी विकास, वो चीज़ें आपने पढ़ी। मतलब मस्तिष्क से सिर की ओर या मस्तिष्क से पैरों की ओर विकास क्या है, सिर से पैर की ओर वृद्धि और विकास की हुई हम क्या है, मस्तबोध कथनीय नियम कहते हैं। मतलब कि जो चीज़ें मस्तिष्क के जितने ही करीब रहेंगी उसका विकास सबसे पहले उतना ही अधिक होगा। कैसे, आइए हम ग्राफ में देखते हैं। जैसे कि ये एक बालक है और ये मस्तिष्क इसका यहाँ होता है, बालक का प्रत्येक व्यक्ति का मस्तिष्क यहाँ होता है, और मस्तिष्क के मतलब सिर से पैर, मतलब मस्तिष्क के पास की जो चीज़ें होंगी वो ज़्यादा मतलब इंक्रीज़ होंगी। उसके बाद से जब ये विकास संपूर्ण हो जाएगा उसके बाद में ये इस विकास की ओर पहुँचते हैं। फिर धड़ का विकास होगा, मतलब कि मस्तिष्क से सिर पैर की ओर, तो सबसे पहले मस्तिष्क का विकास होगा, फिर मस्तिष्क के आसपास जो चीज़ें होंगी उनका विकास होगा, फिर धड़ का विकास होगा, फिर हाथों का विकास होगा, फिर नीचे आते आते फिर पैरों का विकास होगा। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि क्या है, सिर से पैर की ओर विकास होता है। चीज़ें समझ पाया आप?
बालक का गर्भावस्था में आने पर सबसे पहले उसके सर का विकास होता है। सर के विकास के होने के बाद में उसके धड़ और उसके पैरों का निर्माण प्रारंभ होता है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपने देखी होंगी पुस्तकों में, बायोलॉजी वगैरह की पुस्तकों में अच्छी तरीके से पढ़ी भी होंगी आपने, वो उससे रिलेट करते हुए आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। आगे केंद्र से सिरों की ओर, मतलब कि विकास जो होता है वो केंद्र से जो है सिरों की ओर होता है। केंद्र से सिरों की ओर कैसे? जैसे कि क्या है, किसी चीज़ का, जैसे कि कोई स्पीसीज है, कोई प्राणी है, और क्या है, ये इसका सेंटर है, मतलब मेन पॉइंट है। और मेन पॉइंट ये क्या है, सपोज दैट हम अपने ही मनुष्य की बात कर रहे हैं, तो हम उसको ही ले लेते हैं। जैसे कि ये हमारी हड्डी है, क्या है, ये हमारी हड्डी है, और ये हड्डी का हमारा मेन पॉइंट है, मतलब कि सेंटर है, केंद्र है। तो सबसे पहले इस केंद्र का विकास होगा, और केंद्र के विकास होने के बाद में ये इसके सिरों तक ये पहुंचेगा, इस तरीके से विकसित होते हुए। चीज़ समझ पे पाया आप कि सबसे पहले इस केंद्र का विकास होगा, उसके बाद में इसके क्या है, इन सिरों का विकास होगा। मतलब धीरे धीरे एक अवस्था में धीरे धीरे केंद्र के विकास होने के बाद में धीरे धीरे 1 बाई 1 ये सिरों का विकास इतना हो जाएगा। तो इसे ही हम क्या कह सकते हैं, निकट से दूर की ओर विकास। क्या कह सकते हैं, निकट से दूर की ओर विकास, या केंद्र से सिरों की ओर विकास, दोनों ही चीज़ों हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट आइए बात करते हैं, क्या है अब, वातावरण और वंशानुक्रम की अंतःक्रिया का सिद्धांत। मतलब कि वातावरण और वंशानुक्रम, जो फ्रेंड्स अभिवृद्धि और जो विकास होती है वो आपके वातावरण और किस पर, वातावरण और आपके वंशानुक्रम की अंतःक्रिया पर आधारित होती है। कैसे? कोई भी बालक जिस माहौल में, जिस वातावरण में पलता है, उस वातावरण का उसकी अभिवृद्धि, मतलब कि वृद्धि पर तो इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है, उसके साथ साथ में उसकी विकास की प्रक्रिया पर भी पूरा जो है इफेक्ट पड़ता है। तो मतलब कि वातावरण और जो वंशानुक्रम है वो अंतःक्रिया का सिद्धांत यहाँ पर लागू होता है आपकी अभिवृद्धि और विकास पर। सपोज कीजिए आप एक बालक को, जब वह जो शैशवावस्था में है, 4 से 5 वर्ष का है, आपको उसको विद्यालय भेजना चाहिए, और आप विद्यालय ना भेज करके उसको घर पर ही गृह शिक्षा उपलब्ध कराते हैं, तो गृह शिक्षा के आधार पर उसका उतना विकास संभव नहीं हो पाएगा जो विकास उसे विद्यालय में रहकर विभिन्न छात्रों के बीच में रह करके शिक्षक के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपके घर के वातावरण से, घर के जो वंशानुक्रम से, आपके जो विद्यालय में जो आप वातावरण उसको उपलब्ध करा रहे हैं, उससे आपको जो है ज़मीन आसमान का अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से हर एक बालक को विद्यालय भेजा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर उसके हम गृह शिक्षा दिलाते हैं, घर के माध्यम से अगर शिक्षा दिलाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो विद्यालय रूपी जो शिक्षा है, जो विद्यालय में उसको उसके सर्वांगीण विकास के ऊपर जो कार्य किया जाता है, वो कहीं ना कहीं उससे वो वंचित हो जाएगा। क्योंकि संभव नहीं है कि हम घर में उसे विद्यालय जैसी सुविधाएं हम उपलब्ध करा पाएँ, या विद्यालय में जितने तरीके से, जिस अंग के माध्यम से, जिन जिन अंगों के माध्यम से उसका विकास किया जाता है, उसे सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, वो सारी चीज़ें हम घर पर उसको अवेलेबल करा पाएँ। वो एटमॉस्फेयर ही नहीं दे पाएंगे हम घर पर उस बच्चे को। तो इस तरीके से वातावरण और जो वंशानुक्रम है उसकी जो अंतःक्रिया है वो जो है आपके अभिवृद्धि और विकास को दोनों को ही प्रभावित करती है। इसी स्टेटमेंट पर जो फ्रैंक महोदय आए थे, इन्होंने एक अपनी लाइन बहुत ही अच्छी कह गए थे। वो लाइन क्या थी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि विभिन्न जो है आपकी शिक्षक भर्तियों में मल्टीपल टाइम देखा गया है, जो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों की जो पंक्तियाँ हैं, जो परिभाषाएँ हैं उनकी, किन टॉपिक पर किन मनोवैज्ञानिक ने क्या पंक्ति या क्या स्टेटमेंट कहा, वो चीज़ें मल्टीपल टाइम आई भी हुई हैं। तो इस वजह से फ्रैंक महोदय ने की ये परिभाषा काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाती है आप सभी के लिए। क्या है स्टेटमेंट? प्रत्येक व्यक्ति की जीवन यात्रा एक चौड़ा मार्ग है जिस पर प्रत्येक व्यक्ति को चलना पड़ता है। चीज़ समझ पाया कि प्रत्येक व्यक्ति की जो जीवन है वो एक यात्रा के समान है, और यात्रा में वो जो चौड़ा मार्ग है उस मार्ग पर हर एक व्यक्ति को चलना पड़ता है। ये कहा किसने? फ्रैंक ने कहा। इसी पर गैसले महोदय ने भी अपनी धारणा चट से पट कर दी। क्या कही? कि जो व्यक्तिगत भिन्नता का जो फैलाव है उतना है जितना मानव जाति है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति में अपनी अपनी जातिगत व्यक्तिगत भिन्नता होती है,
और वो भिन्नता इतनी ज़्यादा व्याप्त है, इतनी ज़्यादा फैली हुई है, वो विकास के को इतने ज़्यादा प्रभावित करती है जितना इस संसार में प्राणी है, इस संसार में व्यक्ति है। ऑफ कोर्स हर एक व्यक्ति का जैसा फिंगरप्रिंट नहीं मिलता है, फिंगरप्रिंट सेम नहीं होता है, तो ये भी तो एक व्यक्तिगत भिन्नता ही हुई ना। तो ये इसी तरीके से हर एक प्राणी में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। यहाँ तक कि एक बच्चा जो ट्वाइस जो होता है, जो जुड़वा पैदा होता है, जुड़वा पैदा हुए बच्चे में शकल सूरत और जो शारीरिक बनावट है वो तो एक समान हो सकती है, लेकिन विकास एक समान नहीं हो सकता। दोनों की कैपेसिटी अलग अलग हो सकती है। ये चीज़ समझ पाए आप। यहाँ तक कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनमें भी जो व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। चीज़ें अच्छे तरीके से मैं आशा करती हूँ क्लियर हो गए होंगे। तो अब आज का सेशन यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो नेक्स्ट सेशन में ये हमारा पार्ट 1 था। नेक्स्ट सेशन में हम विकास की कुछ जो परिवर्तन हैं उसके से संबंधित जो उससे प्रभावित होने वाले कुछ जो कारक हैं उन कारकों को हम डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ में फिर हम अदर टॉपिक पर जो शैशवावस्था है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, इन सभी एक एक अवस्थाओं में उसकी विशेषताएं, प्रकार, इन सभी चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियोज़ में। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू वंस अगेन। एंड हाँ फ्रेंड्स, एक और एडिशनल एंड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू, आप हमें अनअकैडमी पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर। वहाँ पर आप हमें दीपाली मौर्य के नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, एंड अनअकैडमी पर आप हमें दीपाली मौर्य के नाम से, एंड यूट्यूब पर आप हमें ऑनलाइन रीडर, हमारे जो चैनल है, आप नीचे सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। सोशल मीडिया पर आप सभी जगह सेशन को जरूर शेयर कर दें ताकि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सभी हमें ज्वाइन कर सकें। एंड हाँ फ्रेंड, सेशन अच्छा लगा, कैसा लगा तो लाइक करें, एंड कैसा लगा अगर कोई डाउट है, कोई सूझे, कोई सजेशन है तो हमें कमेंट के माध्यम से आप शेयर करिए। तो फ्रेंड्स, सेशन यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जो अगली कड़ी के साथ में। सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।